खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आज हम खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है स्वराज्य की नींव, चैप्टर नंबर 5 एंड स्टैंडर्ड 9 के लिए बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर में से एक है। आज आपका ये चैप्टर थोड़े अच्छी तरीके से डिटेल में आपको बोरिंग नहीं लगेगा पर इंटरेस्टिंग लगेगा। इस तरह से धीरे धीरे करके हर एक कैरेक्टर को समझते हुए, परिस्थिति को समझते हुए इस चैप्टर को समझेंगे। तो झांसी वाली रानी जिसको देखकर हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक जोश, एक जुनून आ जाता है कि हाँ, हमारा देश स्वराज्य भारत है और इसके अंदर ऐसी महान नारियां हो चुकी है जिसके अंदर हम रहते हैं भारत देश में। लिखने वाले जो हमारे लेखक है उसका नाम है विष्णु प्रभाकर जी। जन्म हुआ मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ली और उच्च शिक्षा हिसार से प्राप्त की। बहुत ही बेहतरीन लेखक में से एक थे। उसने काफी सारे उपन्यास लिखे जिसमें है ढलती रात एंड स्वप्नमयी। एक कहानी संग्रह लिखा संघर्ष के बाद। नाटक लिखे डॉक्टर और नवप्रभात, और एकांकी नाटक लिखे जिसमें है प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी और अशोक। इस तरह से संस्मरण, रेखा चित्र और शरद चंद्र की जीवनी। इतने खूबसूरत से लेखक ने अपने जीवन में ज्यादातर लिखा वो था देश के प्रति, राष्ट्र की चेतना के प्रति या समाज को सुधारने का कार्य करने वाले हमारे बेहतरीन लेखक विष्णु प्रभाकर जी का आज का ये चैप्टर हम पढ़ते हैं, समझते हैं। ये भी एक एकांकी, एक नाटक है, क्योंकि हमारे लेखक महोदय ने आकाशवाणी रेडियो के अंदर दिल्ली केंद्र में जो कि नाटक निर्देशन के पद पे भी काम किया था, इसलिए हमेशा उसके नाटक बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो देखते हैं क्या है इस नाटक में। प्रस्तुत नाटक जिसको हम कहते हैं एकांकी, स्वराज्य की नींव। याद रखिएगा बच्चों, कौन सी बुक में से लिया गया है वो भी स्वराज्य की नींव है। चैप्टर का नाम क्या है वो भी स्वराज्य की नींव है। हमारा फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 का ये वॉर हमेशा सबको याद रखना चाहिए। हम अपने हिस्ट्री के अंदर भी ये पढ़ते गए हैं कि लक्ष्मीबाई ने जो त्याग और संघर्ष किया अपने देश को आजाद करवाने के लिए, हमारी देश की कितनी सारी महिला एंड औरतों को, लड़कियों को अपना महत्व समझाया कि आपका त्याग, आपकी तपस्या एंड आपके बलिदान के द्वारा ही हमें अपना राज्य, हमें अपना देश प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी महान नारी जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई, समझते ही चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले हम सारे पात्र को समझ लेते हैं। लक्ष्मीबाई आपके सामने है, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव जी एंड सेनानायक। यहाँ पर जब ड्रामा शुरू होता है तो रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य आपको दिखाई देता है एंड वहां पर एक बहुत बड़ा एक कैंप लगा हुआ है जो कि युद्ध का माहौल बताता है। जहां पर महारानी एक टेंट के पास, जिसको हम तंबू कहते हैं, वहां पर एक बाय में दिखाई देती है। पर्दा जब उठता है तो महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी यानी कि जूही के साथ है एंड बहुत ही उत्तेजित अवस्था के अंदर मंच में, यानी कि हमारा जो बड़ा सा नाटक का जो पद है वहां पर आती है। दोनों ने यानी कि जूही ने और महारानी लक्ष्मीबाई ने लाल कुर्ती यानी कि सोने का सैनिक का वेश धारण किया है। तो चलो सारे कैरेक्टर को समझते हैं ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये तो हो गए लक्ष्मीबाई। अच्छा, एक और बात, मैं आज आपको ये जो नाटक है, ये एकांकी है, इन सबके द्वारा ही समझाने वाला हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा डायलॉग किसने बोला, ठीक है। तो ये हो गए लक्ष्मीबाई, उसकी मित्र, सखी, सहेली जूही एंड मुंदर। ये है तात्या साहब, ये है अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था रोज, ये है सेनानायक जी और ये है रघुनाथ राव जी, ठीक है। जहां पर भी जिसका भी डायलॉग आएगा आपको ये पिक्चर्स दिखाई देगा ताकि आपको पता चलेगा ओके ये डायलॉग इसने बोला है। तो क्लियर है, जूही, मुंदर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुरू करते हैं। लक्ष्मीबाई अपना डायलॉग से शुरुआत करती है, मेरे देखते देखते ये क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी एंड ग्वालियर
कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर ही चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती तो हूं, परंतु दूसरे ही क्षण में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूं तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उससे जूझती हूं तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, इधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश घूम घटाओं में छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छांव में ऐशो आराम में मशगूल है। आवेश में आते हुए सहसा थोड़ी देर मौन हो जाती है। फिर जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी वापस से बोल उठती है। जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई है जूही। अचानक तीव्र होकर बोलती है, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। इस तरह से लक्ष्मीबाई अपनी सहेली से बात कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी भारी मुश्किल आ जाए, चाहे महासागर जैसी बड़ी लहरें आ जाए, बड़े से हिमालय आ जाए, तो फिर भी मैं लड़ती रहूंगी। मैं अपनी झांसी नहीं देने वाली हूँ। उस वक्त जूही कहती है, कौन कहता है, कौन कहता है महारानी कि आप अकेली हो? महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर भी ये निराशा कैसी महारानी? लक्ष्मण कहती है, हाँ, मैं निराश नहीं हूं। मैं जानती हूं, मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझे क्या कहा था? कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत है, जब तक हमारे समाज के अंदर ऊंच नीच का भेदभाव है, ये नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर लोगों के यानी कि जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक हमें अपना स्वराज नहीं मिल सकता है। वो मिल सकता है केवल किससे? सेवा, तपस्या एंड बलिदान से ही मिल सकता है। जूही कहती है, हाँ महारानी, बात तो सही है, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना, उसके लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य का नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने में हमें कौन रोक सकता है? वो हमारा अधिकार है। इस तरह से जूही एंड लक्ष्मीबाई आपस में बात कर रहे हैं, तभी वहां पर मुंदर भी आती है। देखते हैं क्या बोलती है लक्ष्मीबाई। मुस्कुराते हुए कहते हैं, वाह, शाबाश मेरी कर्नल, शाबाश। तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव पर तुम जैसी नारियां बनने जा रही है ना, वो निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरा जीवन काल में आता है या नहीं आता है, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन, डिसिप्लिन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर जैसा किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? जूही कहती है, हाँ हाँ महारानी, मैं जानती हूं। हम विलासता में डूब गए हैं, हम लग्जरियस लाइफस्टाइल में डूब गए हैं। तभी वहां पर मुस्कुराते हुए मंदिर का प्रवेश होता है और मंदिर कहते, कौन कहता है, कौन कहता है भाई कि हम विलासता में डूब गए हैं? विलासता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, और वो सेनापति तात्या। अब जैसे ही तात्या का नाम आता है, जूही को थोड़ा बुरा लग जाता है। सहसा कहती है, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर कहते हैं मुस्कुराते, ओ समझी, तुम तो उसका ही पक्ष लोगी ना? जूही दृढ़ होकर कहती है, हाँ, मैं उसका पक्ष नहीं लेती हूं, लेकिन जो तथ्य है, जो सच्चा है, उसको छिपाया भी नहीं जा सकता है। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। अच्छा, यहां पर आपको एक बात समझा दूं। आप लोगों ने अभी अभी बाहुबली देखी होगी, जिसके अंदर
खून किया जाता है, छुरा मारा जाता है। कौन मारता है ना? तो जो व्यक्ति राजा का खास चहीता होता है, वो राजा की नमक हलाली करने के लिए इस तरह से पूरा का पूरा षड्यंत्र किया जाता है। और उसी तरह से सरदार तात्या राव साहब जी कहीं ना कहीं राव साहब के अंडर में काम कर रहे थे, जो चाहते हुए भी लक्ष्मीबाई को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। और ये बात जूही जानती है, मुंदर नहीं। और यही बात जूही समझा रही है मुंदर को। और तुम उसको अपना स्वामी मानती हो, है ना? जूही कहते हैं हाँ, मैं तात्या को, सरदार को अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी। लेकिन लेकिन उससे भी अधिक है महारानी को अपना स्वामी मानना। और महारानी से भी बढ़कर अगर मेरे लिए है तो देश और अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ। हाँ, ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर सक पकाकर कहती है, जूही तुम तो नाराज हो गए। हाँ, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तुम उसे अपना स्वामी मान लिया है तो तुम उन्हें रोकती क्यों नहीं हो? लक्ष्मीबाई कहती है, जूही जूही ने उसे रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब कहने पर तात्या उसे नाचने के लिए बुलाने के लिए यहाँ पर भेजा था कि चलो यहाँ पर जूही को नाचने के लिए आना है, तो उसने उसे बुरी तरह से धुतकार दिया गया था। जूही कहते, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। एक बार नहीं, 1000 बार नाच सकती हूँ, बार बार नाच सकती हूँ। परंतु ये ऐशो आराम व विलासता में डूबे हुए जो अपनी कला को समझ नहीं पाते हैं, किसी के गले की फांसी नहीं मैं बन सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं, मैं उसे ठोकर मारती हूँ। इसलिए मैं वहां पर नाचने नहीं गई। लक्ष्मीबाई कहती है, ठोकर ही तो नहीं मार सकती हूँ जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर भी हम अपनी मदहोशी दूर कर सकते हैं तो बात ही क्या थी? जो कहते हैं, हाँ भाई साहब, मैं औरों की बात जानती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर कहते हैं, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब मिलकर उसकी नींद हराम कर देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, हाँ, पर मुंदर, उसकी नींद नहीं हराम कर सकते हम। नहीं मुंदर, नहीं। अब तो दुश्मन को ठोकर ही उससे नींद से जगा सकते हैं। जूही कहते हैं, दुश्मन की ठोकर? यह क्या बात कह रही हो? लक्ष्मण कहते हैं, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम ये नहीं जानती है हम दूसरों की किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मैंने कुछ कहने से शंकाओं की घटा को और गहरा नहीं उठेगी? मुंदर कहती है, हाँ भाई साहब ठीक कहती है, परंतु शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और अविश्वास से उत्पन्न निराशा दूर करने के लिए पायल की झंकार भी जनक उठेगी। शिखंड और लड्डुओं का जान लेने वाला ब्राह्मणों का आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो जाएगा। अचानक से दूर तोपों की दाएं 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 आवाज उठती है। लक्ष्मीबाई कहती है, और जूही, तुम अगर तात्या को खोज सको तो तुरंत ही यहां आने के लिए उसे कह देना। ठीक है, जूही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती हूँ? आपकी आज्ञा हो तो उसे पाताल से भी मैं खींच कर इधर ला सकती हूँ। जाने के लिए मूर्ति है और तभी वहां पर आ जाते हैं रघुनाथ राव साहब जी। रघुनाथ राव साहब जी आके कहते हैं, महारानी, क्या आपने सुना? लक्ष्मण कहते हैं, हाँ क्या रघुनाथ साहब? महारानी, जनरल रोज की सेना मुरार के पेशवा की सेना को हरा दिया। क्या? पेशवा की सेना हार गई? पेशवा की सेना हार गई? यह अच्छा नहीं हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने के लिए आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ साहब जी कहते हैं, मैं जानता हूं, पर कभी ना कभी तो ले सकेगा। मैं सभी सेना को कुछ करने के लिए तैयार करता हूं, केवल आपको सूचना देने के लिए यहां पर आया हूं। और वो चले जाते हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, और जूही, तुम्हें भी यहां से जाना है। अचानक बाहर जाकर देखे, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। और तभी वहां पर सरदार तात्या का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई कहती है, कहिए सरदार तात्या, आप यहाँ पर कैसे बुले पड़ गए? तात्या साहब कहते हैं, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए भाई साहब मैं एक सेवक ही हूँ।
व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए लक्ष्मीबाई कहते हैं, इतने बड़े सेनापति होकर इस प्रकार एक नारी के सामने झुकने में लज्जा नहीं आती है? खैर, छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी है आ रही है? कोई उत्सव हो रहा है क्या? या शायद कोई चाटुकारों ने जागीर बांटने का अभी उत्सव खत्म नहीं हुआ है? तात्या कहते हैं, भाई साहब, आप हमें और लज्जित करने का पूरा अधिकार है, पर हम इसी योग्य है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसे आप जानती ही है। लक्ष्मीबाई कहती है, हाँ, शायद ब्रह्म भोज के लिए उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। शिखंड और लड्डू के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी कहीं पर? जूही कहती है, सरकार, इस बार आप इसे माफ कर दीजिए। तात्या कहते हैं व्यग्र होके, भाई साहब, आप यूं कब तक मुझे फटकारते रहेगी? मत करिए ऐसा। ठीक है, तू कहती है जूही, तो ठीक है। लेकिन तभी वहां पर मुंदर का प्रवेश होता है। सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मण कहते हैं, तो फिर मैं भी तैयार हूं। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशा है। तुम्हारे रहने पर सब क्या हो गया? सरकार, ये स्वामी भक्त है, उसको माफ कर दीजिएगा। ठीक है लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ करना और करना बाकी है, कर सकते हैं। तात्या कहता है, ठीक है, इसलिए तो मैं आया हूं भाई साहब। अब जो कहेगी वो करूंगा, जो योजना बनाएगी उसी पे चलूंगा। लक्ष्मण कहते हैं, ठीक है, तो जाओ, तलवार संभाल लो, नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग और रंग को, याद रखो कि हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या कहता है, ठीक है महारानी, आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार हो चुका हूं। लक्ष्मीबाई कहती है, जानती हूं, लेकिन सेनापति, इस बात याद रखना, यदि दुर्भाग्य के विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर बाहर ले जाना होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई कहती है, तात्या, मेरा मन चाहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध हो। जीत हो या हार हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित ना हो पाए। तात्या कहता है, ठीक है भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, और आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकती है। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। और वहां से तात्या जी जाते हैं। लक्ष्मण कहते, प्रणाम तात्या जी, मैं सीधी तुम्हें युद्ध भूमि में जाकर मिलती हूँ, देर न लगाना। तात्या चले जाते हैं और तभी वहां पर आते हैं मुंदर एंड जूही। सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी और मैं आपका तोप खाना संभालूंगी। लक्ष्मण कहते हैं, ठीक है, अब सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे या स्वराज्य के नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव हर। तीनों ओर हर हर महादेव हर का उद्घोष होता है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर बाहर आता है, जो रंगमंच का प्रकाश को धुंधलाते सब कहीं छा जाता है, और फिर धीरे से शांति छाने लगती है। प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता का पाठ का स्वर उठने लगता है। इस तरह से एक खूबसूरत सा हमारा पाठ, जिसका नाम था स्वराज्य की नींव। शब्दार्थ, टिप्पण, मुहावरे, क्वेश्चन आंसर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसका ही बनने वाला है, जिसके अंदर हम सारा डिटेल आपको देंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कहूंगा आप जरूर इसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करें। एंड अगर ये आ नहीं रहा है तो एक बार, दो बार, बार बार रिपीट करें, तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया जरूर आ जाएगा। बाकी हाँ, झांसी वाली रानी जैसा कोई ना था, ना कोई है, ना कोई बन पाएगा। आशा करता हूं मैंने आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझाया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।